नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग और तेज होती जा रही है। इजरायल का कहना है कि अब ये जंग अपने अगले स्टेज में प्रवेश कर रही है, जिसके जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो भी तैयार है। यानी अब ये जंग और खतरनाक होने वाली है। ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि उसका प्लान फेल हो चुका है और साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनका अब तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ। यानी इजरायल और अमेरिका को ईरानी मिसाइलों ने अब तक जो नुकसान पहुंचाया है वो महज ट्रेलर था और अब ईरान असली पिक्चर दिखाने वाला है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ क्लस्टर बमों से भी हमला किया है। उसने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजरायल को दर्दनाक झटके देगा। तो कैसे ईरान के हमलों से घिर गए अमेरिका और इजरायल और क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों से खाड़ी देश नाराज, कहा सिर्फ अपनी और इजरायल की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा अमेरिका। सऊदी अरब ने गल्फ देशों से की संयम बरतने की अपील। नेपाल में जल्दी ही बनेगी नई सरकार, आम चुनाव के नतीजे आने शुरू। रुझानों में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगे, पीएम कार्की का आया बयान। भारत और कनाडा के रिश्तों में आई नरमी से बौखलाया पाकिस्तान, यूरेनियम डील पर जताई चिंता, कहा भारत बढ़ा सकता है परमाणु बम का भंडार। और चलते चलते में देखेंगे, पहले 24 नहीं 21 घंटे का होता था एक दिन, फिर कैसे आया बदलाव। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान के बाद अमेरिका के निशाने पर क्यूबा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताई मंशा, कहा ईरान का मुद्दा सुलझाने के बाद आएगी क्यूबा की बारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट का भारी विरोध, समीक्षा समिति पर फूटा जनता का गुस्सा, कहा यह गैर जरूरी, अमीर डोनर्स से पैसा लेने पर भी उठे सवाल। अमेरिका और वेनेजुएला के संबंधों में सुधार की उम्मीद, दोनों देशों ने राजनयिक संबंध दोबारा शुरू करने पर जताई सहमति। पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई थी तल्खियां। एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप जारी, न्याय विभाग ने मामले से जुड़े गुमशुदा एफबीआई इंटरव्यूज को किया जारी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाने वाली महिला का इंटरव्यू भी शामिल। तो ईरान पर हमला कर अमेरिका और इजरायल अब मुश्किल में फंस गए हैं। ईरान ने बीती रात भी इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इन मिसाइलों में क्लस्टर बम लगे थे। इजरायली सेना ने बताया कि जब ऐसी मिसाइल जमीन की तरफ आती है तो उसका वॉरहेड हवा में ही खुल जाता है और करीब 20 छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। हर बम में लगभग 2.5 किलो विस्फोटक होता है और ये करीब 8 किलोमीटर के इलाके में फैल सकते हैं। ये छोटे बम सीधे जमीन पर गिरते हैं और टकराते ही फट जाते हैं। इससे एक बड़े इलाके को खतरा हो सकता है। ईरान के साथ ही लेबनान के हिजबुल्लाह भी इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में बौखलाए इजरायल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा कि बेरूत को गजा जैसी तबाही का सामना करना पड़ेगा। पहले ही लेबनान में इजरायली बमबारी से मानवीय संकट खड़ा हो गया है। हजारों की संख्या में लेबनानी लोग जान बचाने के लिए सीरिया में शरण ले रहे हैं। ऐसे में इजरायल के लेबनान में हमलों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, एक साफ और तेज मिलिट्री जीत का प्लान ए फेल हो गया, आपका प्लान बी और भी बड़ा फेलियर होगा। बातचीत के नए दौर में एक यूनिक डील का मौका खत्म हो गया। इजरायल फर्स्ट का मतलब हमेशा अमेरिका लास्ट होता है। ईरान ने पिछले संघर्षों से सबक सीखा है और हमें भरोसा है कि अगर युद्ध जमीनी स्तर पर बढ़ता है तो नतीजे अमेरिकी सेना के लिए आपदा होंगे। हमें उनकी सेना का इंतजार है। दरअसल माना यह जा रहा है कि जल्दी ही अमेरिका ईरान में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है और इसके पीछे की एक वजह अमेरिका के पास खत्म होती मिसाइलों की संख्या भी बताई जा रही है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान पर दबाव बनाते हुए यह भी कहा कि अगर ईरान ये मानता है कि अमेरिका मौजूदा युद्ध को जारी नहीं रख सकता है तो वो गलती कर रहा है। वॉशिंगटन ने अभी अभी लड़ाई शुरू की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो भी सामने आया है जहां उनके सभी अधिकारी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो राष्ट्रपति को किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कहा यह जा रहा है कि ईरान के हमलों के डर से ट्रंप भगवान की शरण में जा चुके हैं।
जिसके बाद अमेरिका के ईरान को लेकर दावों पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं इजरायल के सेना प्रमुख इयाल जमीर ने कहा कि अमेरिका और इजरायल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अब अगले स्टेज में जा रही है। लेकिन ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने भी साफ कर दिया है कि ईरान लंबे समय तक जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास ऐसे एडवांस्ड हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक लड़ाई में नहीं हुआ है। ईरान के दुश्मनों को आने वाले हमलों की नई लहर में दर्दनाक झटकों की उम्मीद करनी चाहिए। फार्स न्यूज एजेंसी ने एक मिलिट्री सोर्स के हवाले से बताया है कि ईरान ने पिछले 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध में अब तक 2000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। यानी ईरान बाहरी हमलों का करारा जवाब दे ही रहा है। इसके साथ ही वो आंतरिक अस्थिरता को भी दूर करने में जुटा हुआ है। देश में नए सर्वोच्च नेता के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई कमान संभाल सकते हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ईरान को हमारे बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। यानी ट्रंप ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वो ईरान में अपने पसंद की सरकार बनवाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान को झुकाना आसान नहीं है। जंग के शुरुआती दिनों में ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो चुका है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों को लेकर खाड़ी देशों में बढ़ते गुस्से की। तो इस जंग को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है वो ये है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले। जिस तरह ईरान अपने बदले की कार्रवाई में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसों को निशाना बना रहा है, उसे लेकर इन देशों में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अजरबैजान ने तो उसके नक्शिवन इलाके में हुए ड्रोन हमलों पर जवाबी कार्रवाई करने की कसम खा ली है, जिसके बाद जंग का दायरा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस जंग में किसी भी और देश की एंट्री हुई तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए सऊदी अरब ने गल्फ देशों को चेताया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने क्षेत्र के कई नेताओं को फोन कर साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश से एक छोटी सी गलती हो गई तो पूरा गल्फ क्षेत्र भीषण युद्ध की चपेट में आ सकता है। कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे ईरान भड़क जाए और हालात बेकाबू हो जाए। फिलहाल गल्फ देशों को संयम बरतने की जरूरत है। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि एक छोटी गलती पूरे क्षेत्र पर हावी पड़ सकती है। यही नहीं, कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमाद बिन जसीम जाबेर अली अल थानी ने भी गल्फ देशों को सलाह दी है कि हमें सीधे तौर पर ईरान के साथ टकराव से बचना चाहिए। अगर गल्फ देश सीधे युद्ध में उतरते हैं तो इससे दोनों पक्षों के संसाधन खत्म होंगे और बाहरी ताकतें इस स्थिति का फायदा उठा सकती हैं। बड़ी बात यह है कि खाड़ी देश मौजूदा हालात के लिए ईरान को नहीं, अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनकी शिकायत यह है कि उन्हें अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद अपने देशों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की बौछार के लिए तैयार होने के लिए पूरा समय नहीं दिया गया। उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। खाड़ी देशों ने कहा कि खाड़ी देश निराश है और गुस्से में भी है। अमेरिकी सेना ने उनकी कोई मदद नहीं की। हमें अमेरिकी हमले की पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। इलाके में यह माना जाता है कि अमेरिका सिर्फ अपने सैनिकों और इजरायल की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और खाड़ी देशों को खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारे पास इंटरसेप्टर का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। आप जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही खाड़ी देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ कहा था कि अगर जंग हुई तो यह खतरनाक मोड़ ले सकती है, इसलिए जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के साथ जंग शुरू कर दी है तो खाड़ी देशों का कहना है कि हमारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर ट्रंप ने बड़ी गलती की है। ऐसे में आने वाले वक्त में यह जंग क्या मोड़ लेती है, यह पूरी तरह खाड़ी देशों के रुख पर निर्भर करता है। वैसे फिलहाल तो उनका रुख ईरान को लेकर न्यूट्रल बना हुआ है, लेकिन अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जरूर गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस बीच श्रीलंका ने भी ईरान की मदद कर दुनिया में मानवता की बड़ी मिसाल पेश की है। दरअसल हिंद महासागर में श्रीलंका के तट के पास अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को निशाना बनाया था, जिसमें उसके 87 सैनिकों की जान चली गई और बचे हुए सैनिकों को श्रीलंकाई नौसेना ने बचा लिया है। उन्हें मेडिकल हेल्प दी जा रही है। इस बीच ईरान का एक और युद्धपोत IRIS बुशहर भी उसी क्षेत्र में पहुंच गया और उसने श्रीलंका से मदद मांगी, जिस पर श्रीलंका ने उसे शरण दे दी। उसका कहना है कि हम तटस्थ हैं लेकिन मानवीय भी है।
मौजूदा हालात में ईरान के लिए समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि अमेरिका और इजरायल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल में नई सरकार के चुनाव की। तो नेपाल की जनता ने अपनी सरकार का चुनाव कर लिया है। बीते दिन लगभग 60% वोटिंग हुई है और इसके तुरंत बाद काउंटिंग शुरू हो गई। इस बार के आम चुनाव बेहद खास माने जा रहे हैं, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वो नेपाल में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। दरअसल इस बार के चुनाव युवाओं की बदलाव की मांग पर ही हो रहे हैं। लगभग 6 महीने पहले युवाओं ने तत्कालीन ओली सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था और उसे सत्ता से उखाड़ फेंका। उस जेनजी प्रोटेस्ट के बाद यह चुनाव देश में युवा सरकार की मांग के बीच हो रहा है और शुरुआती आंकड़ों में युवाओं का असर भी दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में प्रमुख तौर पर काठमांडू के मेयर रह चुके बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी सीपीएन यूएमएल, शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और पुष्प दहल प्रचंड की सीपीएन माओइस्ट सेंटर शामिल हैं। और अब तक जो रुझान सामने आए हैं उनमें सबको पीछे छोड़ते हुए बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक तरफा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। युवाओं में बेहद लोकप्रिय बालेन इस चुनाव में नेपाल के पुराने दिग्गजों के छक्के छुड़ाते दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके तहत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 80 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं सीपीएन यूएमएल 7 सीटों पर आगे बताई जा रही है, जबकि नेपाली कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है और सीपीएन माओइस्ट सेंटर 5 सीटों पर आगे है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और नेपाली कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत भी दर्ज कर ली है, जबकि नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा खुद पीछे चल रहे हैं। मौजूदा रुझानों को देखते हुए नेपाल में बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके पीछे की प्रमुख वजह युवाओं के आंदोलन को माना जा रहा है। दरअसल इस दौरान बालेन शाह युवाओं के सपोर्ट में उतरे थे। इसके अलावा चुनाव नतीजों पर सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता का भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल इन रुझानों से एक बात तो साफ हो गई है कि नेपाल में बदलाव की लहर है। आरएसपी देश में सरकार बना सकती है। कुछ ही घंटों में नतीजे सबके सामने होंगे और नेपाल में नई सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे इंडिया कनाडा की डील पर भड़के पाकिस्तान की। तो हाल ही में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई डील हुई। भारत ने कनाडा की कंपनी कैमेको के साथ 2.6 अरब कनाडियन डॉलर का समझौता किया, जो सबसे अहम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत को 2027 से 2035 के बीच लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। और अब इस डील ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी। भारत और कनाडा के बीच हुई डील पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत और कनाडा के बीच हुए समझौते पर एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान कनाडा और भारत के बीच किए गए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते और दोनों पक्षों के बीच छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और एडवांस रिएक्टर तकनीकों पर संभावित सहयोग को चिंता की नजर से देख रहा है। यह व्यवस्था नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक और खास देश को लेकर अपवाद है। यह खास तौर पर अजीब बात है कि भारत का 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट, जो शांतिपूर्ण मकसदों के लिए कनाडा की तरफ से सप्लाई किए गए रिएक्टर में बने प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके किया गया था, सीधे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी की स्थापना की वजह बना था। पाकिस्तान की तरफ से आगे कहा गया कि एक ऐसा देश जिसके कामों की वजह से ग्लोबल एक्सपोर्ट कंट्रोल की स्थापना जरूरी हो गई थी, उसे अब चुनिंदा व्यवस्था के तहत खास पहुंच दी जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने ना तो अपनी सभी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के सुरक्षा उपायों के दायरे में रखा है और ना ही इस व्यवस्था के तहत ऐसा करने की कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई है। कई सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण से बाहर है। यह भी साफ नहीं है कि इस समझौते के साथ परमाणु अप्रसार के कौन से ठोस आश्वासन, अगर कोई हो, तो दिए गए हैं। भारत और कनाडा के बीच हुई इस डील से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसकी बौखलाहट अब साफ साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने चिंता जताते हुए कहा है कि इससे भारत तेजी से अपनी परमाणु क्षमताएं बढ़ा सकता है। और इतना ही नहीं, पहले कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में कड़वाहट थी, लेकिन अब कनाडा और भारत की दोस्ती गहरी होती दिख रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बेहतर होती नजर आ रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और अब चलते चलते में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप कहेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 21 घंटे का होता था। जी हां, आज से 3 घंटे कम
और यह होता था आज से तकरीबन 60 करोड़ साल पहले। एक हालिया स्टडी बताती है कि पहले हमारी धरती आज के मुकाबले काफी तेजी से चक्कर लगाती थी, लेकिन समय के साथ इसकी रफ्तार सुस्त होती गई और इसकी सबसे बड़ी वजह है चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जो समुद्र में ज्वार भाटा पैदा करता है। ये एक ब्रेक की तरह काम करता है, जिससे पृथ्वी का घूमना हर 100 साल में करीब 1.8 मिलीसेकंड धीमा हो जाता है। सुनने में यह समय बहुत कम है, लेकिन करोड़ों सालों के हिसाब से देखें तो इसने दिन की लंबाई में 3 घंटे जोड़ दिए। अब दिलचस्प बात यह है कि साल 2020 में वैज्ञानिकों ने एक अजीब बदलाव देखा। धरती अचानक तेज घूमने लगी और पिछले 50 सालों में पृथ्वी अभी सबसे तेज घूम रही है। इसके पीछे की वजह शायद नॉर्थ पोल के ग्लेशियरों का पिघलना या पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में होने वाली हलचल भी हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तेजी बस कुछ ही वक्त के लिए है। भविष्य में पृथ्वी फिर से सुस्त होकर दिन लंबे करने लगेगी, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जीपीएस, स्मार्टफोन और सैटेलाइट जैसे सटीक सिस्टम के लिए यह थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि वो नैनो सेकेंड्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन साइंस के पास इन समस्याओं का तोड़ भी मौजूद है। तो अगली बार जब आपको लगे कि दिन छोटा पड़ रहा है, तो बस शुक्र मनाइए कि आपके पास पहले की तुलना में अब 3 घंटे ज्यादा है। कैसे लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।